बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के भक्तों के लिए शानदार खबर निकल कर आई है और वो ये है कि बिहार के बाद अब इसी महीने, जी हां, गुजरात में बाबा जो हैं उनका दरबार लगने जा रहा है। गुजरात के 3 शहरों में उनका दिव्य दरबार लगेगा। तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसके लिए तैयारियां तमाम हैं। कथा का अंतिम दिन है। अब उठा लो दोनों हाथ। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हरि बोल, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। जय हो हनुमान जी। बिहार में बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम का भव्य समापन। पटना के नौबतपुर में दिव्य दरबार का हुआ आयोजन। सीताराम सीताराम सीताराम। भारी गर्मी के बावजूद जुटी लाखों की भीड़। हनुमंत कथा सुनने दूर दूर से आए लोग। 5 दिनों तक हुआ भव्य आयोजन। बिहार के लोगों से बाबा बागेश्वर को मिला अपार प्यार। बाबा बागेश्वर ने कथा से लोगों को किया मंत्रमुग्ध। बाबा की एक झलक पाने के लिए मची रही होड़। बिहार से जाते वक्त पटना एयरपोर्ट पर भी बाबा बागेश्वर की एक झलक पाने के लिए उमड़े लोग। तो क्या ऐसा ही नजारा गुजरात में भी दिखाई देने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार के बाद बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार गुजरात में लगने वाला है। यहाँ बाबा बागेश्वर का दरबार 3 जगहों पर लगेगा। बिहार के बाद अब बागेश्वर धाम का जो दरबार है वो गुजरात में लगना है। गुजरात में 6 दिन का एक पूरा कार्यक्रम बनाया गया है बागेश्वर बाबा का। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिव्य दरबार के आचार्य प्रमोद जी। उन्हीं से बात करते हैं। प्रमोद जी, ये बताइए कि क्या पूरा कार्यक्रम है बागेश्वर बाबा का? कौन कौन लोगों को आप लोगों ने निमंत्रण दिया है? यहाँ पे 29-30-5-2023 सोमवार और मंगलवार को दिव्य दरबार का आयोजन किया गया है। शक्ति चौक, सेक्टर 6, चाणक्यपुरी, घाटलोड़िया, गोतावोड़, गुजरात, अहमदाबाद में दिव्य दरबार का आयोजन है। शाम को 5 बजे से लेकर के बालाजी की इच्छा तक यहाँ पे सुंदर आयोजन किया गया है। लाखों लोगों की भीड़ आने की गुंजाइश है। हम लोगों ने पूरी तरह से बैठने की और पानी की हर तरह की व्यवस्था किए हैं ताकि गर्मी में किसी को कोई भी प्रकार की तकलीफ न हो। पहली बार गुजरात में बाबा बागेश्वर के लगने वाले दरबार के लिए सूरत, अहमदाबाद और राजकोट में खास इंतजाम किए जा रहे हैं। गुजरात में धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार 26 मई से 2 जून के बीच सजेगा। तय कार्यक्रम के अनुसार सूरत में 26 और 27 मई को, अहमदाबाद में 29 और 30 मई को और राजकोट में 1 और 2 जून को दिव्य दरबार लगेगा। गुजरात में 26-27 सूरत में प्रोग्राम है दिव्य दरबार का। अहमदाबाद में 29 और 30 का है और राजकोट के अंदर 1 और 2 जून को ये दरबार ऐसा आयोजन किया गया है। 3 दरबार लगने वाले हैं।
धीरेन्द्र शास्त्री के गुजरात आने से पहले ही आयोजकों ने दिव्य दरबार में आने के लिए साधु संतों को निमंत्रण भेज दिया है। खास बात यह है कि सिर्फ साधु संतों को ही नहीं, नेताओं को भी दरबार में शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया है। हम लोगों ने सबको, गुजरात के जितने भी साधु संत हैं, मेहमान हैं, और ताकि सब लोग आ सकें और इस दरबार में ज्वाइंट हो सकें और लाभ उठा सके, यही हमारी सबसे विनती है। मुख्यमंत्री को भी आपने इनवाइट किया है? हमने सभी राजनेता दलों को आमंत्रित किया है। अब आना ना आना वो उनके ऊपर की मर्जी है। बाकी हम पूरे गुजरात के जो भी विशिष्ट व्यक्ति हैं, हमने सबको आमंत्रित किया है। गुजरात में लगने वाला बाबा बागेश्वर का दरबार निशुल्क है। किसी भी श्रद्धालु से कोई भी फीस नहीं ली जाएगी और वो अपनी अर्जी भी लगा सकते हैं। ये जो दिव्य दरबार है, इसमें निशुल्क है, कोई भी फीस नहीं लेते हैं और कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। जो भी आते हैं मन से अर्जी लगाते हैं और अर्जी उनकी हनुमान जी महाराज सुनते हैं और महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, जिनका भी नाम अनाउंसमेंट करते हैं, उसी को ऊपर स्टेज में ले जाया जाता है। बाकी कोई भी दरबार में शुल्क किसी से अर्जी के लिए नहीं लिया जाता है। ये नजारा सूरत का है, जहां बाबा के कार्यक्रम से संबंधित शहर में बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के स्वागत में बीजेपी ने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाए हैं, जिनमें बाबा बागेश्वर के साथ प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल की तस्वीर भी है। तय कार्यक्रम के अनुसार सूरत के नीलगिरी मैदान में बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार लगेगा। अहमदाबाद से गोपी घांगर, सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा का लगातार विस्तार हो रहा है। खाने पीने की सुविधाओं के बाद अब इसी कड़ी में श्रद्धालुओं के ठहरने का इंतजाम भी किया गया है। बाबा के धाम में श्रद्धालु महज 560 रुपए में रात गुजार सकेंगे। दरअसल धाम के अंदर गेस्ट हाउस का संचालन शुरू हो गया है। काशी विश्वनाथ में हो रहा सुविधाओं का विस्तार। शिव भक्तों को दी जा रही VIP सुविधा। श्रद्धालुओं को मिलेगी अब नाइट स्टे की सहूलियत। मंदिर परिसर में शुरू हुआ गेस्ट हाउस। नाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बढ़ाते हुए गेस्ट हाउस शुरू किया गया है। यहां भीम शंकर भवन में लग्जरी व्यवस्था की गई है। बताया जा रहा है कि दिल्ली की एक निजी कंपनी के जरिए इस गेस्ट हाउस का संचालन हो रहा है। विश्वनाथ धाम में जब हम लोगों ने इसको उस समय परिकल्पना बनी थी, उस समय रखा गया था कि श्रद्धालुओं को यहाँ पे ठहराव के लिए एक गेस्ट हाउस बनाया जाए। उसी गेस्ट हाउस अब वर्तमान में वो फंक्शनल हो गया है। उसको चलाने वाली एजेंसी भी आ गई और उन्होंने ऑनलाइन बुकिंग का एक सिस्टम रखा है अपना। उस बुकिंग के माध्यम से जो भी आता है उसको देते हैं। पहले आने पे जो बुक कर लेता है उसके आधार पे फिर आगे वो चलाते हैं उसको। गेस्ट हाउस से जुड़ी कुछ जरूरी और अहम जानकारी आपको बताएंगे, मगर उससे पहले जरा उन श्रद्धालुओं को सुनिए जो इस गेस्ट हाउस में मिल रही सुविधा और व्यवस्था की तारीफ करते नहीं थक रहे। यहाँ पर एंट्री किए तब हम काफ़ी थके हुए थे। आते से उन्होंने हमें बहुत अच्छी फैसिलिटी दी। तुरंत टी की अरेंजमेंट किया, हमारे लिए लस्सी का अरेंजमेंट किया और बाकी आने के बाद 1 बाय 1 सभी लोग एक बार आने के बाद पूछते रहे कि आप लोग को यहाँ पर कोई असुविधा तो नहीं हो रही है। इस गेस्ट हाउस में हम लोग को लेने से एक फ़ायदा हुआ कि हमारे साथ जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको बिल्कुल परेशानी नहीं हो रही है। हम सुबह सुबह जाकर मंदिर के भी दर्शन अच्छे से कर आ गए। यहीं पर फूड कोर्ट भी खुला हुआ है जिसकी बहुत अच्छी फैसिलिटीज है, खाना भी बहुत अच्छा है। मैं इसके पहले भी 7-8 साल पहले आई थी, तब इतनी सुविधा नहीं थी। अभी आने में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से हमने दर्शन भी कर लिए और ये गेस्ट हाउस में आके तो हमको बहुत आराम मिला। इस गेस्ट हाउस में भक्तों के लिए कुल 36 डॉर्मेट्री और 18 कमरे खोले गए हैं। गेस्ट हाउस में महज 500 रुपए में AC डॉर्मेट्री में बेड मिल रहा है, जिसका चार्ज GST मिलाकर 560 रुपए है। 2 लोगों के लिए लग्जरी डबल रूम का चार्ज 4000 रुपए है, जिसका चार्ज GST मिलाकर 4480 रुपए है। इनकी बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से हो रही है।
इसके लिए वेबसाइट www.southerngrandkashi.com पर जाकर बुकिंग की जा सकती है। इसके अलावा इस वेबसाइट पर दिए गए फोन नंबर पर कॉल कर भी लोग बुकिंग के साथ इससे जुड़ी और जानकारी ले सकते हैं। दोपहर 1 बजे चेक इन के बाद अगले दिन दोपहर 12 बजे चेक आउट कराया जाएगा। बस ये मानिए कि विश्वनाथ धाम परिसर में गेस्ट हाउस खुलना श्रद्धालुओं के लिए मानो एक छत के नीचे कई सुविधाओं के मिलने जैसा है। डाइनिंग के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि OTP टू बम्बे जो कंपाउंड के अंदर ही रेस्टोरेंट है उनसे अपना बातचीत चल रहा है कि आगे भविष्य में हम गेस्ट को वहाँ से लंच और डिनर जो भी हो प्रोवाइड करा सकें, गेस्ट को वहाँ जाना न पड़े, हमारे यहाँ ही प्रोवाइड हो जाए। और भी हमारे यहाँ से बोट राइडिंग वगैरह है, टैक्सी, साइट सीन, या किसी को टैक्सी चाहिए इलाहाबाद के लिए तो हमारे खुद का ट्रैवल टैक्सी है, साउदर्न ट्रैवल। तो विश्वनाथ धाम के इस गेस्ट हाउस में श्रद्धालु आकर थोड़ा आराम करें, फिर बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर एक सुखद अनुभव लेकर वापस जाएं, यही उम्मीद है। काशी विश्वनाथ धाम में सुख सुविधाओं का विस्तार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में रहा है। ऐसे में इस गेस्ट हाउस का खुलना दूर दराज से आ रहे बाबा के भक्तों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसी क्रम में आपको बता दें, उत्तराखंड में बुधवार को ऋषिकेश से हेमकुंड साहिब यात्रा के पहले जत्थे को रवाना कर दिया गया। इसी के साथ हेमकुंड साहिब यात्रा का भी आगाज हो चुका है। ऋषिकेश में गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने एक खास कार्यक्रम किया, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई खास लोग वहां पर पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई। उत्तराखंड में सिखों की पवित्र यात्रा श्री हेमकुंड साहिब शुरू हो गई। बुधवार को ऋषिकेश में श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को हेमकुंड साहिब के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा कमेटी ने एक खास कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने 300 श्रद्धालुओं को हेमकुंड साहिब के लिए रवाना किया। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी की हुई है। और आज हेमकुंड साहिब की इस पवित्र यात्रा के शुभारंभ अवसर पर हम सब के बीच में जिनका उद्बोधन हम सबको मिलेगा। बता दें कि हेमकुंड साहिब के कपाट 20 मई को खुलने वाले हैं, लेकिन मौसम की दुश्वारियों के बीच यात्रा चुनौतीपूर्ण भी है। इसलिए शासन प्रशासन की तरफ से तमाम कोशिशें न केवल व्यवस्था के स्तर को लेकर की जा रही, बल्कि श्रद्धालुओं से मेडिकल चेकअप के बाद ही यात्रा पर निकलने की भी अपील की जा रही। फिलहाल तो तीर्थ यात्रियों के लिए पर्यटन विभाग ने लक्ष्मण झूला स्थित गुरुद्वारे में पंजीकरण केंद्र खोला। पंजीकरण केंद्र में 3 काउंटर लगाए गए हैं। ये केंद्र सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। वहीं हेमकुंड साहिब में अत्यधिक बर्फबारी के चलते 60 साल से ज्यादा उम्र के बीमार लोगों को लेकर हिदायत दी जा रही है। ऐसे श्रद्धालु जो ब्लड प्रेशर, अस्थमा और शुगर की बीमारी से पीड़ित हैं, वो हेमकुंड साहिब की यात्रा पर नहीं जा सकेंगे। चमोली जिला प्रशासन की अपील पर गुरुद्वारा प्रबंधन की ओर से ऐसे यात्रियों को ऋषिकेश में रोका जाएगा। इसके अलावा बच्चों को भी फिलहाल ज्यादा बर्फबारी के कारण यात्रा पर जाने पर रोक रहेगी। हालांकि बर्फ पिघलने के बाद सभी श्रद्धालु यात्रा पर जा सकते हैं। फिलहाल तो ऋषिकेश में आयोजित इस खास कार्यक्रम में हेमकुंड साहिब जाने वाला पहला जत्था रवाना होने से पहले बेहद उत्साहित दिखा। वहीं हेमकुंड साहिब क्षेत्र में ज्यादा बर्फबारी होने से दिक्कतें भी हैं, इसलिए सेना और सेवादार पिछले कई दिनों से यात्रा मार्ग को चलने लायक बना रहे हैं, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को आवाजाही में दिक्कत कम से कम हो। ऋषिकेश से कृष्ण गोविंद कंसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
उत्तराखंड पंच केदार और पंच बद्री का धाम है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा जारी है। इस बीच शनिवार यानी कि 20 मई को चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट भी भक्तों के लिए खुल जाएंगे, जिसके लिए गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर से भगवान की चल विग्रह डोली रवाना हो चुकी है। रुद्रनाथ की डोली की विदाई के समय सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए वहां पर मौजूद रहे। इस दौरान बाबा के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा। भगवान की डोली शनिवार को अपने धाम पहुंचेगी, जिसके बाद श्रद्धालु भगवान के दर्शन कर पाएंगे। जैसा कि आपको बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में पुरी से हावड़ा के बीच वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। वो इस ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे पुरी रेलवे स्टेशन पर। इसके लिए शानदार बाकायदा तैयारियां की गई हैं और उड़ीसा के लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। यात्रियों के लिए ट्रेन को नियमित तौर पर शनिवार 20 मई से चलाया जाएगा। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बीच चलने वाली ये पहली वंदे भारत ट्रेन होगी। 16 कोच वाली ये ट्रेन जो है हफ्ते में 6 दिन चलेगी। इसके अलावा बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा को 8 करोड़ से ज्यादा कई रेल परियोजनाओं को सौगात और शिलान्यास देने जा रहे हैं। 12,000 करोड़ की लगभग ये परियोजनाएं अगर इनको टोटल जोड़कर देखा जाए तो। और आपको बता दें कि पुरी और कटक रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला वो आज रखने जा रहे हैं। उसी की तहत ये 3 तस्वीरें। हावड़ा से पुरी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दौड़ने वाली है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन हावड़ा और पुरी के बीच 500 किलोमीटर की दूरी लगभग 6.5 घंटे में तय करेगी। यात्रियों के लिए ट्रेन को नियमित तौर पर शनिवार 20 मई से चलाया जाएगा, यानी आप 20 मई से हावड़ा पुरी के बीच वंदे भारत ट्रेन से सफर कर पाएंगे। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के बीच चलने वाली ये पहली वंदे भारत ट्रेन है। 16 कोच वाली ये ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलने वाली है। ट्रेन को 22895 हावड़ा पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस का नंबर दिया गया है। ये ट्रेन हावड़ा से सुबह 6:10 पर रवाना होकर उसी दिन दोपहर 12:35 पर पुरी स्टेशन पहुंचेगी। वापसी में ये ट्रेन पुरी से दोपहर 1:50 पर रवाना होगी, जो रात 8:30 बजे हावड़ा पहुंचेगी। पश्चिम बंगाल टू ओडिशा के बीच कई स्टॉपेज होंगे, जिसमें खड़गपुर, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, क्योंझर रोड, कटक, भुवनेश्वर और खुर्दा रोड स्टेशन शामिल हैं। इन सभी स्टेशनों पर ट्रेन की स्टॉपेज 2 मिनट की होगी। ट्रेन की रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। वंदे भारत ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इस ट्रेन में ऑटोमेटेड क्लोजिंग डोर, 4 इमरजेंसी विंडो और सीसीटीवी कैमराज हैं। ट्रेन के एग्जीक्यूटिव क्लास की सीट 180 डिग्री तक घूम सकती है। इसके अलावा मुंबई से गोवा के बीच भी सफर बेहद आसान और आरामदायक होने वाला है। अब बहुत जल्द वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मायानगरी से गोवा के मडगांव तक चलेगी, जिसका ट्रायल रन शुरू हो चुका है। अगर बात करें मुंबई से गोवा के अंतर की, तो तकरीबन अगर फास्ट ट्रेन से अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो 8 घंटा और 40 मिनट का सफर आपको मुंबई से गोवा पहुंचने में, मडगांव पहुंचने में लगता है। ऐसे में जब मुंबई से गोवा वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलेगी तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा जो है वो गोवा की यात्रा में यात्रा करने में कटौती होगी। वंदे भारत एक्सप्रेस अपनी तरह की पहली स्वचालित ट्रेन है। इस ट्रेन में एग्जीक्यूटिव क्लास के कोच हैं, जिनमें रिवॉल्विंग चेयर हैं और जो 180 डिग्री तक घूम सकती हैं। वंदे भारत ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से चलने में सक्षम है। जानकारी के अनुसार मुंबई टू गोवा का विद्युतीकरण पूरा हो गया है। निरीक्षण के बाद इस सेवा को शुरू कर दिया जाएगा। इस रूट पर चलाई जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मुंबई से चौथी ट्रेन होगी। अभी तक मुंबई से गांधीनगर, मुंबई से शिरडी और मुंबई से सोलापुर रूट पर वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही हैं। मुंबई से गोवा की जो यात्रा है उस रूट पर
लोग भारी संख्या में यात्रा करते हैं। पूरे साल भर में लोग गोवा जो है वो वेकेशन या छुट्टी मनाने जाते हैं। ऐसे में जब मुंबई से गोवा के बीच वंदे भारत ट्रेन चलेगी तो वो लोगों के लिए काफी सहूलियत भरा रहेगा और उनकी यात्रा का समय भी कम हो जाएगा। कैमरामैन सिद्धेश के साथ पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। और अब बात मई में राहत लेकर आए बादलों की कर लेते हैं। तो बीती रात से दिल्ली और आसपास के इलाकों का मौसम काफी सुहाना बना हुआ है। कई जगह झमाझम बारिश भी हुई और आज सुबह से भी मौसम काफी ज्यादा सुहाना है। बादलों की मेहरबानी हुई तो लोगों को लू के थपेड़ों से राहत मिल गई। असल में मौसम विभाग ने पहले ही बता दिया था कि दिल्ली और एनसीआर के मौसम में बदलाव आएगा ही और लोगों को गर्मी से राहत भी मिलेगी और ऐसा होता हुआ भी नजर आ रहा है। बात करें हरियाणा के रोहतक की तो वहां तेज हवा और बारिश के साथ साथ मोटे मोटे ओले भी गिरे। ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज सुबह से ही मौसम काफी ज्यादा सुहाना हो गया है। मई का महीना है लेकिन उसके बावजूद भी झमाझम बारिश होती हुई नजर आ रही है। भले ही बादलों और फुहारों की मेहरबानी से दिल्ली एनसीआर में गर्मी का मीटर डाउन हो, लेकिन देश के ज्यादातर इलाकों में गर्मी ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। गर्मी से लोग खुद को और बेजुबानों को कैसे बचा रहे हैं, जयपुर और प्रयागराज से आई हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। संगम नगरी प्रयागराज में आसमान से आग बरसनी शुरू हो गई है। यहाँ तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। गर्म हवा के थपेड़े लोगों को झुलसाने लगे हैं। नतीजा, दोपहर में सड़कों पर आवाजाही कम होने लगी है। जो लोग जरूरी काम से बाहर निकलते हैं वो गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के इंतजाम करते दिख रहे हैं। चिलचिलाती धूप से बचने के लिए लोग सिर पर तौलिया या गमछा रख रहे हैं। लोग पानी, छाछ, मौसमी जूस और नारियल पानी से गला तर कर रहे हैं। इलाहाबाद में बहुत आजकल गर्मी पड़ रही है। हम लोग आ रहे थे कोचिंग से तो देखे कि मतलब गर्मी हो रही है, गला वला सूख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे जूस पीने के लिए खड़े हो गए। बहुत ज्यादा गर्मी है, सुबह ही से एकदम हाथ पर बहुत ज्यादा जलने लग जाते हैं। कोचिंग जाना पड़ता है इसलिए निकलना पड़ रहा है और मई में इतनी ज्यादा गर्मी है तो फिर जून जुलाई में पता नहीं क्या होगा। गर्मी में संगम का किनारा लोगों को सुकून दे रहा है। सुबह शाम यहाँ लोगों की भारी भीड़ दिखती है। लोग पानी में अटखेलियां करते नजर आते हैं। राजस्थान की बात करें तो यहाँ भी गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। इंसान तो इंसान, जानवर भी झुलसाने वाली गर्मी से परेशान हैं। तस्वीरें जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की हैं, जहाँ गर्मी से जानवरों को बचाने के लिए उनके बाड़े में कूलर और फव्वारे लगाए गए हैं। जानवरों की डाइट में भी बदलाव किया गया है, जिसके तहत शाकाहारी जानवरों को खीरा, तरबूज, ककड़ी, फ्रूट, सत्तू और आइसक्रीम दी जा रही है। तो वहीं बाघ और चीते को पानी में ग्लूकोज घोल कर दिया जा रहा है। ये सारी कवायद इसलिए ताकि गर्मियों में भी ये बेजुबान फिट एंड फाइन रह पाएं। जयपुर से विशाल शर्मा और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए अब आपको दिखाते हैं संकल्प और भरोसे की एक ऐसी तस्वीर जिसने भरूच के एक बेटे के डॉक्टर बनने की राह में आई जो तमाम व्यवधान थे, बाधा थी, उसको दूर कर दिया। दरअसल आलिया एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन सेकंड सेमेस्टर की फी चुकाने के लिए उसके पास पूरे पैसे नहीं थे। ऐसे में उसे याद आई प्रधानमंत्री के भरोसे की, जो उसे 1 साल पहले खुद प्रधानमंत्री ने दिया था। आलिया ने कैसे फी चुकाई, कैसे उसे 4 लाख रुपए मिले, क्या है पूरी कहानी, देखिए। संकल्प पक्का हो, मन में लगन हो और दिल में कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो मंजिल तक पहुंचने के रास्ते मिल ही जाते हैं। गुजरात के भरूच जिले की आलिया बानू पटेल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आलिया एमबीबीएस की छात्रा हैं। दूसरे सेमेस्टर की फीस भरने के लिए जब पैसे कम पड़ गए तो भरूच कलेक्टर और 200 से ज्यादा कर्मचारियों ने मिलकर 1 दिन की सैलरी का दान करते हुए 4 लाख की मदद की। उसको फीस भरने के लिए जब भी जरूरत पड़ी अभी तो हमारे पूरे क्लर्क से लेके कलेक्टर तक के हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के भरूच के स्टाफ ने ये डिसाइड किया कि हम अपने 1 दिन का सैलरी इस कॉज के लिए देंगे, आलिया को डॉक्टर बनाने के लिए देंगे। आलिया के एमबीबीएस करने का क्या है वो खास कॉज, क्या है वो वजह जिसका जिक्र डीएम साहब ने किया, ये जानने के लिए आपको 1 साल पीछे लिए चलते हैं।
तस्वीर 12 मई 2022 की है। भरूच में हुए उत्कर्ष समारोह को प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया था। इस समारोह के लाभार्थियों में से एक दृष्टिहीन अयूब पटेल भी अपनी बच्चियों के साथ आए थे। पहले सुनिए पीएम के साथ आलिया और उनके पिता का ये संवाद। तो इन बेटियों ने क्या सोचा है? कलेक्टर तुषार सुमेरा समेत पूरे स्टाफ ने अपनी एक दिन की सैलरी का अंशदान दिया, जिससे आलिया की फीस भरी जा सकी। आलिया के परिवार की आर्थिक हालत बेहतर नहीं है, लेकिन पैसों की कमी आलिया के डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने के आड़े अब नहीं आएगी। भरूच से दिग्विजय पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली के महाराजा अग्रसेन मॉडल स्कूल के 3 बच्चों ने एक ऐसा ऐप बनाया है जो कि डिस्लेक्सिया से प्रभावित बच्चों के लिए रामबाण साबित हो सकता है। लेकिन दावा तो यही है कि डिस्लेक्सिया नाम का ये जो ऐप है उन बच्चों की पहचान कर सकता है जिसमें डिस्लेक्सिया के लक्षण नजर आते हैं। और अगर ये दावा सही साबित होता है तो डिस्लेक्सिया की वजह से पढ़ने लिखने में परेशानी झेलने वाले कई बच्चों की मदद हो सकेगी। खेल खेल में कैसे कोई ऐप डिस्लेक्सिया से प्रभावित बच्चों की तकदीर बदल सकता है, रोजमर्रा की उनकी चुनौतियों को दूर कर सकता है। दिल्ली के महाराजा अग्रसेन स्कूल के बनाए लर्नेक्सिया ऐप ने ऐसे बच्चों के लिए एक उम्मीद जगाई है। इस ऐप को 3 बच्चों कनक, वैभव और तमन्ना ने बनाया है। इनका दावा है कि लर्नेक्सिया ऐप उन बच्चों की पहचान कर सकता है जिनमें डिस्लेक्सिया के लक्षण हैं। गुड न्यूज टुडे को जब इसकी जानकारी मिली तो वो इस ऐप को जानने समझने महाराजा अग्रसेन स्कूल पहुंचा। डिस्लेक्सिक स्टूडेंट वो बच्चे जिन्हें पढ़ने और लिखने में कठिनाई होती है। ये इन बच्चों की पहचान कैसे की जा सकती है? इनकी पहचान करने के लिए महाराजा अग्रसेन स्कूल के बच्चों ने बनाया है लर्नेक्सिया ऐप। इस ऐप की मदद से डिस्लेक्सिक स्टूडेंट की पहचान की जा सकती है। चलिए अब डेमो के जरिए समझते हैं कि कैसे लर्नेक्सिया ऐप के जरिए डिस्लेक्सिया से प्रभावित बच्चों की पहचान की जाती है। ये हमारी ऐप लर्नेक्सिया है एंड दिस इज दी मेन्यू पार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं there is the profile page, there is the home page, there is the analysis part, there is the progress report and the know yourself page. So अगर हम आपको analysis screen पे अभी लेके जाए तो these are our games. So this is the type of a memory game and इसमें होता ऐसा है कि हम dyslexic students की memory को एनालाइज करते हैं एंड इससे हमें पता चल जाता है कि उनकी मेमोरी रिटेंशन पावर कितनी है एंड उसी के बेसिस पे हम उनको फिर आगे और ऐसी गेम्स प्रोवाइड करते हैं जिससे उनकी ये बेसिक स्किल्स ही डेवलप हो पाएं। अंडर द नो योरसेल्फ पेज जो भी चाइल्ड की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं एंड कौन से टाइप का डिस्लेक्सिया है, व्हाट इज द सेवेरिटी ऑफ डिस्लेक्सिया, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें नो योरसेल्फ पेज पे मिल जाती है। खास बात ये है कि जिन बच्चों ने ये ऐप बनाया है ये साइंस बैकग्राउंड से ना होके ह्यूमैनिटी यानी आर्ट साइड और सोशल साइंस के बच्चे हैं जिन्होंने इस ऐप को डेवलप किया है और इस प्रॉब्लम को डिटेक्ट किया है। अपनी पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने आईटी की तैयारी की है, सॉफ्टवेयर सीखा है, आईटी की जो लैंग्वेजेस है उन्हें सीखा है। कैमरा पर्सन मृदुल के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे।